When did the war of महाभारत happen? मूल पुस्तक श्री नीलेश ओक, हिंदी अनुवाद डॉक्टर प्रकाश मोघे। अध्याय 8वां, महाभारत युद्ध का प्रथम दिवस। चंद्रमा की विभिन्न स्थिति और कलाएं। समस्त सत्यों को समझा जा सकता है अगर उनको खोजा जा सके। प्रश्न सिर्फ यह है कि उनको खोजा जाना चाहिए। गैलीलियो गैलीली। क्या यह संभव है कि महाभारत के प्रथम दिवस जो है उसका कोई सही आकलन किया जा सके? यह प्रश्न बिल्कुल ही इसकी उपादेयता खत्म हो चुकी है या इसका रिलेवेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि महाभारत के जो विभिन्न अध्ययनकर्ता हैं उन्होंने बहुत अलग अलग तरीक़ों से, बहुत प्रभावी तरीक़ों से महाभारत के प्रथम दिवस के बारे में लिखा है। और मैंने इन सारी शोध ग्रंथों, इन सारे शोध प्रयासों को दो मोटे भागों में बांटा है। पहला वो जो मानते हैं कि अमावस्या महाभारत के युद्ध का प्रथम दिवस था, और दूसरा वो जो मानते हैं कि महाभारत जो है वो चंद्रमा के मतलब पूर्णिमा के बाद 0 से लेकर चौथे दिन के बीच में शुरू हुआ था। राघवन, अचर, करंदीकर और दूसरे विद्वानों ने ये महाभारत के प्रथम दिन को पूर्ण चंद्र के बाद मार्गशीर्ष शुद्ध 11/12 मतलब मार्गशीर्ष के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया है कि निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने जो थ्योरी है, अपनी जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, जो गीता जयंती मनाई जाती है परंपरा के रूप से, वो गीता जयंती मार्गशीर्ष शुद्ध 11वें दिन 11वीं तिथि को मनाई जाती है। गीता का उपदेश महाभारत के शुरू में हुआ था। दूसरा, महाभारत के युद्ध के 14वें दिन जो चंद्रमा का प्रकट हुए थे, काफ़ी देर से प्रकट हुए थे। और तीसरा, श्रवण नक्षत्र जो है, ये युद्ध के अंतिम दिन श्रवण नक्षत्र जो है, ये जो बलराम का जो कथन है उसके आधार पर श्रवण नक्षत्र की स्थिति, ये 3 कारण है जिन पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि जो परंपरागत विचार रहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, मतलब एक मूल साक्ष्य के रूप में उसका कोई अर्थ नहीं रहता है अगर हम एक वैज्ञानिक रूप से बात करते हैं। लेकिन जो परंपरा से मान्यता चली आ रही है उसको मैं अगर अन्य साक्ष्य मिलते हैं तो मैं इसको एक समर्थन करने वाला साक्ष्य जरूर मानता हूँ। और इस तरह से मैं इसको, जो प्रथम बात है कि गीता जयंती किस दिन हुई थी, गीता जयंती किस दिन मनाई जाती है, उसको मैं मानता हूँ। और जो बचे हुए 2 बातें, उनके जो बचे हुए 2 पॉइंट है 3 में से, उनको मैं अगले अध्याय में लूँगा। तिथि और नक्षत्र के आधार पर जो दिन का निर्धारण होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है जैसा कि सूर्योदय और सूर्यास्त से निर्धारित होता है। जो चंद्रमा के हिसाब से जो तिथि होती है और या नक्षत्र की स्थिति होती है, वो सीधे आप अगर चंद्रमा की जो विभिन्न फेज जो कलाएं हैं उसके आधार पे, और वो नक्षत्र उसके कितने पास है उसके आधार पे आप निर्धारित कर सकते हो। और तिथि गणित से भी, गणितीय आधार पे भी उसकी गणना की जा सकती है। और जो समय होता है तिथि को गिनने का, वो जो लूनर जो नॉर्मल दिन होता है उससे 1 दिन आगे पीछे उसका फर्क पड़ता है। चूँकि मैंने पीवी वर्तक के जो प्रस्तावित वर्ष था उससे मेरा सारा उसकी विवेचना से शुरू किया था, इसलिए मेरे लिए बहुत स्वाभाविक है कि उन्होंने जो प्रथम दिवस महाभारत का लिखा है उसके ऊपर भी मैं अपने विचार रखूं। उन्होंने प्रस्तावित किया है कि अमावस्या जो है युद्ध का पहला दिन था, और भी अन्य कई विद्वानों ने उस बारे में लिखा है कि अमावस्या जो है महाभारत युद्ध का पहला दिन था। वर्तक ने कई सारे कारण बताए हैं महाभारत के, उनके जो विचार हैं उसके बारे में अमावस्या को प्रथम दिन मानने के लिए। विशिष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि जो इशारा उन्होंने सूर्य ग्रहण की ओर किया है, युद्ध के प्रथम दिन जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसकी तरफ किया है। इसके अतिरिक्त एक और अतिरिक्त प्रमाण देते हुए वो जो चंद्रमा का देर से उदित होना है 14वें दिन युद्ध के, उसको भी एक अतिरिक्त प्रमाण वर्तक मानते हैं। और वर्तक के जो
बलराम की जो तीर्थ यात्रा है उसके बारे में भी, और उसकी जो तीर्थ यात्रा की जो अवधि है और नक्षत्रों की जो स्थिति का वर्णन करते हैं, ये सब मिला के भी एक सम्मिश्रित फल देते हैं, और उस बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। मैंने वर्तक का जो महाभारत का सूर्य ग्रहण का जो उनका बात है उसको मैं अनुमोदन करता हूँ, और उसके बारे में मैंने अपने स्वतंत्र विचार लिखे हैं, जो कि तीर्थ यात्रा और अन्य संबंधित विषयों में, जो कि आप अध्याय 9 में पढ़ सकते हैं। इस अध्याय के मेरे उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, ये टेस्ट करना या ये पता करना कि क्या अमावस्या युद्ध का पहला दिन था। दूसरा, एक टाइमलाइन या एक ऐसे समय रेखा बताना युद्ध की पूर्व घटनाओं की, जहाँ जैसे कि कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ते हैं उपालया से शांति मिशन की ओर या शांति स्थापना के लिए, चर्चा के लिए जाते हैं, और उसके बाद में व्यास से मुलाकात होती है, जो युद्ध के प्रथम दिन, युद्ध के पहली रात को व्यास और धृतराष्ट्र की मुलाकात होती है। तीसरा, मेरी संभावित एक समय रेखा देना, निर्धारण करना कि युद्ध के पूर्व की स्थितियाँ क्या थी, उस दिन क्या हुआ था। और चौथा, और कृष्ण जी का जो निधन हुआ था, कृष्ण का उसके मतलब महाभारत के समाप्ति के 36 साल बाद जो कृष्ण का निधन हुआ था, उस बारे में। तो इन 4 मुद्दों को विस्तारित करना और इन 4 मुद्दों के बारे में चर्चा करना इस अध्याय का उद्देश्य है। मैंने ये तर्क लगाया कि अगर महाभारत का प्रथम दिन अमावस्या का था, ये बात अगर मेरी सही है, तो फिर मुझे इस तरह के और भी अवलोकन उसमें मिलने चाहिए जो मेरी बात को सत्यापित कर सके। और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए मैं इसके लिए भी उत्सुक था कि या तो ऐसी भी बातें मिले जो मेरी बात को गलत सिद्ध कर सके। इसलिए मैंने महाभारत का मूल ग्रंथ का फिर से अध्ययन शुरू किया और देखने की कोशिश की कि इसमें क्या है, और जो भी मुझे ऐसे अवलोकन मिलते हैं या ऐसे कोई खगोलीय उसमें घटनाओं का उसमें उल्लेख मिलता है जो कि मेरी बात को स्थापित कर सके या उसको असत्यापित कर सके। इस दौरान मैंने पाया कि जो विभिन्न ग्रह हैं और जो विभिन्न ग्रहण हुए हैं, उनकी चर्चाओं के अलावा जो महाभारत के लेखक हैं व्यास जी, उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने जो खगोलीय घटनाएं हुई उनके बारे में बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है, और उन खगोलीय घटनाओं को उन्होंने युद्ध की घटनाओं के साथ बहुत अच्छे से उन्होंने उसका एक तारतम्य जोड़ा है। और जो ग्रहण हैं वो निश्चित ही एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से या बहुत ही एक नाटकीय तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो महाभारत के लेखक हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ या बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के साथ जो अलग अलग योद्धा हैं उनके साथ उनको कभी बीच दिन के सूर्य से तुलना करते हैं, कभी उनको चंद्रमा और तारों की जो अलग अलग स्थिति है उससे उनकी तुलनाएं करते हैं। इस तरह से बहुत विभिन्न तरीक़ों से लेखक ने अपने विचार उसमें रखे। इसके बाद एक बार फिर लेखक अपनी पुरानी जो उनकी लिखने की गहन अध्ययन की जो उनकी पद्धति है कि जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं या जो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से सत्यापित या असत्यापित तथ्यों को किया है, फिर एक बार वो प्रयोग नंबर 28 से लेकर प्रयोग नंबर 43 यानी 15 प्रयोग वो लिखते हैं, जिनमें फिर एक बार, जिससे पहले भी हुआ था, फिर एक बार बहुत विस्तार से वर्णन है कि कौन सा तारा, कौन सा ग्रह किसको देख रहा था, किसकी स्थिति क्या थी, कौन सा वक्री था, कौन सा किसके पास चला गया, किसको क्या हो गया। बहुत विस्तार से ऐसा लिखा है जिससे उनके आंखों से देखा हुआ या उनको बता के गए हों, इतने विस्तार से विद्वान ने लिखा है, बहुत ही विस्तृत लिखा है। उन सब में मेरे ख्याल से एक आम पाठक को कोई इतनी रुचि भी नहीं होगी और समझ भी नहीं होगी, इसलिए इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको विस्तार में न जाते हुए मैं उसके मुख्य बिंदु आपको उसमें लिख देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे वो लिखते हैं कि जो चंद्र ग्रहण हुए उसके बारे में लिखते हैं। महाभारत में कुल मिला के 5 बड़ी ऑब्जर्वेशन है चंद्र ग्रहण के बारे में, और कई जगह वो चंद्र ग्रहण को चंद्रमा विलुप्त हो गए ऐसा भी लिखा हुआ है उसमें, या चंद्रमा का निशान विलुप्त हो गया ऐसा लिखा है इन्होंने। और जो कार्तिक का जो चंद्रमा था वो अपनी आभा मंडल को खो बैठा था और पूरी तरह से एक तांबे की तरह लाल हो चुका था, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का एक साथ होना 13 दिन में, ये भी एक बहुत ही अद्भुत घटना थी जो कि बहुत कम देखने में आती है। ऐसा इसमें कई जगह पे वर्णन किया है।
और चंद्रमा के बारे में ऐसा लिखना है कि चंद्रमा का जो है अपना चंद्रमा का निशान जा चुका है या विलुप्त हो चुका है, ऐसा महाभारत में 2 बार हुआ है। और इसलिए मेरा कहना है कि मेरा मानना है कि ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन या अमावस्या के बारे में है, और चंद्रमा की अमावस्या के दौरान जो है चंद्रमा की जो सरफेस है या जो सतह है वो पूरी तरह से डार्क हो जाती है या काली हो जाती है, और इसलिए वो अच्छे से दिखते नहीं हैं। फिर इन्होंने लेखक ने वॉयेजर 4.2 पे काफ़ी कुछ इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर चला के काफ़ी कुछ परिणाम किए हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से वो लिखते हैं, जिसको मैं अभी कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये संक्षिप्त हम किताब का वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें इतना कहना मेरे ख्याल से काफ़ी है। और जिनको रुचि है वो निश्चित ही मूल पुस्तक को पढ़ सकते हैं और निश्चित ही उससे बहुत लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। 29वें एक्सपेरिमेंट में लेखक विस्तार से बताते हैं कि जो 2 ग्रहण हुए हैं उनके बीच में जो 13 दिन का अंतर माना जाता है, और जिसको लेके काफ़ी विवाद है कि 13 दिन कैसे गिनोगे, तो इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और जिसका संक्षिप्त में कहना ये है कि ये जो 13 दिन का जो है, दरअसल जो चंद्र ग्रहण का सूर्य ग्रहण इसको हटा के 13 दिन है, मतलब कुल मिला के 15 दिन। 16 अक्टूबर देखिए आप उनके कितना विस्तृत अध्ययन है कि 16 अक्टूबर 5561 बिफोर क्राइस्ट उस तारीख को एक ग्रहण हुआ था, और एक ग्रहण 30 अक्टूबर 5561 बिफोर क्राइस्ट हुआ था। इतना पहले का एक्यूरेट उनका स्टडी है, इतना विस्तृत अध्ययन किया, और इन 2 तिथियों को छोड़ के बीच में जो 13 दिन है, मतलब कुल मिला के 15 दिन हो गए, जो कि स्वाभाविक एक 15 दिन का पीरियड होता है। तो इस तरह से इसमें उन्होंने बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है। प्रयोग क्रमांक 30 से लेकर 35 तक लेखक विभिन्न तरीकों से सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम दिन जो था उस दिन सूर्य ग्रहण था या नहीं, इसके ऊपर वो विस्तार से लिखते हैं। फिर वो अगले प्रयोग में लिखते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा था, जैसे कि सूर्य जो है वो 2 भाग में विभाजित हो चुके हैं। या उसके अगले में वो लिखते हैं कि सूर्य की जो फ्लेम्स, मतलब ज्वाला जो थी सूर्य की, वो ज्वालाएँ दिख रही थी, बहुत ऐसा लग रहा था ऐसे ज्वालामुखी मतलब फूट रहा है और वो ज्वालाएँ दिख रही हैं, इस तरह की बात होती है। 33 एक्सपेरिमेंट जो 33वां एक्सपेरिमेंट है उसमें वो ऐसा लिखते हैं कि सुबह का जो सूर्य है वो, और उसका जो पूरा एक आभामंडल होता है उसका हनन हो चुका है या उसका आभामंडल नहीं दिख रहा है, ये सारा विस्तार से लिखा हुआ है। और 34वें में लिखते हैं कि युद्ध के बीचों बीच, मतलब दिन के बीचों बीच सूर्य जो है वो अदृश्य हो गए या दिखे नहीं बिल्कुल, और बहुत बुरी तरह से युद्ध चल रहा था पहले दिन, और इसी बीच सूर्य वहाँ से पूरे आकाशमंडल से अदृश्य हो गए। इस बारे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। और अंत में 35वें एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में लिखते हैं कि सूर्य और चंद्र अमावस्या के दिन जो देखे गए थे उस बारे में विस्तार से लिखते हैं। अब अपन आते हैं इस बारे में कि जो पहले 11 दिन थे युद्ध के, उसके बारे में वो थोड़ा विस्तार से लिखते हैं, और उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि लेखक उसमें क्या लिख रहे हैं। प्रयोग नंबर 36, युद्ध के पहले 11 दिन। प्रथम 7 दिनों में महाभारत के जो वर्णन है महाभारत का, उसमें चंद्रमा का कोई वर्णन नहीं है। और तीसरे दिन, युद्ध के तीसरे दिन जो युद्ध स्थल है, युद्ध की जो युद्ध स्थल जो है उसको उन्होंने जो मतलब ऐसा तारों भरे आकाश की तरह उन्होंने इसका रात के आकाश की तरह वर्णन किया है लेखक ने। और महाभारत के जो लेखक हैं वो अलग अलग जो योद्धा हैं और जो उनके प्रयास हैं, जो सेना एक दूसरे पर आक्रमण कर रही हैं, उसको उन्होंने गर्मी का तपता सूरज और भीषण गर्मी देता हुआ सूरज, इस तरह से उन्होंने अलग अलग तुलनाएं की हैं। और जो युद्ध क्षेत्र है उसको उन्होंने ऐसे आकाश से तुलना की है जहाँ पे कि जो कि ग्रहों और नक्षत्रों से भरा हुआ है। अभी हमको 8वें दिन तक युद्ध के वर्णन के लिए रुकना पड़ता है, जब पहली बार चंद्रमा का उसमें जो हमारे योद्धा हैं या जो स्थिति है उसका वर्णन, उसकी तुलना चंद्रमा से शुरू होती है। दुर्योधन जो है जिनके की सेवक जो है उनके आसपास दिए लेके चल रहे हैं रात को, और जो भीष्म के जब वो मिलने जाते हैं तो उसमें वो उसको ऐसा बोलते हैं जैसे चंद्रमा के आसपास ग्रह हैं, इस तरह से उसकी तुलना करते हैं।
इसी तरह से पूर्णिमा का जो चंद्र है उसका वर्णन 10वें दिन होता है युद्ध के, जब अर्जुन दुशासन को बहुत त्रास देते हैं और दुशासन से खूब लड़ाई उनकी होती रहती है। और उस समय वो अर्जुन की तुलना एक क्रोधित राहु ग्रह से करते हैं और ऐसा कहते हैं जैसे राहु जो है, क्रोधित राहु जो है वो चंद्रमा को परेशान कर रहा है या तंग कर रहा है। अर्जुन अपनी रथ में बैठे हुए हैं और उसके आसपास विभिन्न उनके जो आभूषण है वो चमक रहे हैं और उसको 11वें दिन युद्ध के उस दिन इस स्थिति को वो चंद्रमा जो है वो नक्षत्र से घिरा हुआ है ऐसी तुलना करते हैं। ऐसे विभिन्न तरीक़ों से लेखक महाभारत के जो हैं वो जो युद्ध की स्थिति है उसकी तुलना ग्रह नक्षत्रों से और युद्ध आकाश से करते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे से युद्ध करते रहे किसी भी दिन, जब तक कि वो दोनों बुरी तरह से थक के चूर नहीं हो गए या इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हो गया कि उनको दिखना ही बंद हो गया। और फाइट जो युद्ध है वो हमेशा तभी रुका, पहले दिन तो युद्ध सूर्यास्त के साथ रुक गया था, लेकिन और उसके बाद इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, दोनों सेनाओं को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। और वो फाइट, वो जो युद्ध था वो दोनों के बीच में चलता रहा। 6वें दिन युद्ध सूर्यास्त के बाद भी युद्ध चलता रहा और 8वें दिन तो रात भर युद्ध चलता रहा, जब तक कि दोनों सेनाएं बुरी तरह से थक के चूर नहीं हो गई या उनके जो नेता थे उन्होंने जब तक युद्ध को विराम घोषित नहीं किया तब तक दोनों सेनाएं लड़ती रही। और कुछ योद्धा थे वो तो यहाँ तक कि उनको नींद के मारे उनकी हालत ख़राब हो गई है, जब वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। इस स्थिति में फिर निर्णय लिया कि अब युद्ध को रोक दिया जाए। और इसी तरह से जब 9वें दिन युद्ध के 9वें दिन जब सूर्य जो है ये पश्चिम दिशा में गए तब उस समय युद्ध पूरे उफान पे था या पूरे अपने पूरी तरह से चल रहा था, भयानक युद्ध चल रहा था। और सनसेट जब भीष्म ने पांडवों की सेना का बुरी तरह से जब उन्हें कत्ल करना या बुरी तरह से उसको हताहत करना या नुकसान करना शुरू किया पांडवों की सेना का बुरी तरह से, और फिर अंततः अत्यधिक थकान के कारण फिर वो आशा कर रहे थे कि अब युद्ध को विराम लगा दिया जाए। अब ये इसमें स्पष्ट नहीं होता है कि इसके बाद युद्ध सच में रुक गया था क्या उनकी इच्छा के बाद, क्योंकि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा है का अर्थ कि युद्ध होते हुए नहीं दिख रहा है या उनको अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा है, ये इसमें स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए ये एक तरह से जो पहले 11 दिन है उनका ये निचोड़ है या उनका ये एक क्रमवार मैंने चर्चा की आपसे कि पहले 8 दिन तक चंद्रमा का कोई उसमें जिक्र नहीं था, चंद्रमा का कोई उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं था। और उसके बाद में जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वैसे वैसे ये मैंने आपको वर्णन किया है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा का जो बार बार कि चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं इसलिए अमावस्या पहला दिवस अमावस्या होगा, इस बात को भी आधार इससे मिलता है। और इस तरह से विभिन्न प्रयोगों में उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से लेखक ने वर्णन किया है कि कैसे जो मूल लेखक है महाभारत के व्यास उन्होंने किस तरह से जो ज़मीन पे लड़ाई हो रही थी उसको आकाश की घटनाओं से जोड़ा, और कितने अच्छे से उन्होंने तुलना की और विभिन्न रूपक के द्वारा भी की, और जो खगोलीय गणना है वो भी उसका आधार बनती है। जैसे 2-3 मैं बताता हूँ। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र जो हैं उसने दुष्टद्युम्न को वो बचाव कर रहे हैं, उसकी उन्होंने तुलना की कि जो सूर्य हैं जो चंद्रमा हैं उसको 5 बहुत ही चमकदार तारे बचा रहे हैं। ये एक तुलनात्मक अध्ययन किया। जैसे दूसरा उन्होंने किया कि 2 पांचाल के योद्धा जो हैं वो युधिष्ठिर के पीछे खड़े हुए हैं। अब इसको उन्होंने तारों से कंपेयर किया, तुलना की कि 2 पूर्ण वसु जो हैं ये चंद्रमा के पीछे खड़े हुए हैं। इस तरह से वो बहुत अच्छे से तुलना करते हैं। एक और बता दूं जैसे आपको कि युधिष्ठिर जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति से बाहर आते हैं, उसकी उन्होंने तुलना की कि चंद्रमा जो है वो राहु के पकड़ से बाहर आते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। मैं सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं पढ़िए उसको, क्योंकि उसके जो वर्णन है वो भी विस्तार से हैं और वो काफ़ी मतलब टेक्निकल भी हैं।
तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बताने में अभी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उसका उद्देश्य हल होने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि युद्ध के समय, युद्ध के पहले की स्थितियाँ क्या थी और उसके बारे में बिंदुवत रूप में इन्होंने लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको मैं आपको बिंदुवत अपन देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। पहला, कृष्ण जो हैं वो हस्तिनापुर को निकलते हैं उपापलव्य से, सुबह सुबह अनुराधा मुहूर्त में निकलते हैं और रेवती नक्षत्र में निकलते हैं, और कार्तिकी माह में या कौमुदी माह में वो उस दिन वहाँ से निकलते हैं, हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। दूसरा, कृष्ण और कर्ण युद्ध के शक्र या ज्येष्ठ अमावस्या के 7 दिन पहले मिलते हैं। तीसरा, कृष्ण उपालया को वापस आ जाते हैं, जबकि बलराम जो है वो पांडव का जो शिविर है उससे निकलने के वहाँ पे, मतलब बलराम जो हैं उनके पांडव के शिविर पहुँचने के पहले कृष्ण जो है ये चर्चा समाप्त करके अपने स्थल उपालय में वापस आ जाते हैं। बलराम जो है पांडवों के शिविर में आते हैं और फिर सरस्वती तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं अनुराधा नक्षत्र में। पांचवा, रुक्मी जो है पांडव को मिलते हैं और कौरवों को मिलते हैं और वापस पांडव अपने अपने साम्राज्य की ओर निकल जाते हैं। छठा, युधिष्ठिर जो है ये गुप्त मंत्रणा करते हैं और बलराम और रुक्मी के जाने के बाद गुप्त मंत्रणा करते हैं और उलूका के आने के पहले गुप्त मंत्रणा करते हैं। और ये जो है गुप्त मंत्रणा जो की गई है ये पूर्ण चंद्र के दिन की गई भी लगती है। सातवां, उलूका जो है पांडव के शिविर में आते हैं और दुर्योधन की ओर से एक संदेश लेके या उसकी ओर से कुछ वो लेके आते हैं, बात लेके आते हैं, और उसके बाद में वापस कौरव के कैंप को चले जाते हैं पांडवों ने जो संदेश लिया उसको लेके। आठवां, कौरव और पांडव दोनों सेनाएं पुष्य दिवस पे निकलती हैं। नौवां, दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र पे माघ दिवस के दिन इकट्ठा होती है। 10वां, बलराम 42 दिन सरस्वती तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और युद्ध के अंतिम दिन के समय जो वह युद्ध क्षेत्र पे आते हैं उसके पहले वो, मतलब अंतिम दिन वो भीम और दुर्योधन का जो युद्ध होता है उसको देखने के लिए आते हैं। 11वां, बलराम पुष्य या जिसको श्रवण या अनुराधा के दिन वो वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और युद्ध के अंतिम दिन श्रवण के दिन वो वहाँ पे युद्ध स्थल पे वापस आते हैं। वर्तक के हिसाब से, वर्तक ने जो गणना की है उसके हिसाब से कृष्ण जो है ये उपालय 27 सितंबर रेवती के समय, रेवती जब ग्रह नक्षत्र था उसके समय जाते हैं और हस्तिनापुर पे 30 सितंबर को पहुंचते हैं। कृष्ण जो है इन्होंने कुछ चर्चा के दौर किए। दुर्योधन ने अपने जो साथी राजा थे, अपने पक्ष के जो राजा थे, उनको कुरुक्षेत्र को निकलने के लिए पुष्य के दिन बोला, और कृष्ण जब हस्तिनापुर में थे जबकि उस समय, तो कृष्ण ने फिर उसके बाद में कर्ण से मुलाकात की 9 अक्टूबर को उत्तर। अब आप ये सोचिए कि ये जो लेखक हैं इन्होंने कितना अध्ययन किया है कि 5561 साल ईसा पूर्व, मतलब आज से 7800 साल पूर्व तारीखें वो बता रहे हैं आपको कि इस तारीख को ये हुआ था। और 9 अक्टूबर उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र के दिन 7-8 दिन ज्येष्ठ अमावस्या के पहले उन्होंने कर्ण से चर्चा की और फिर उपालया की दिशा में वो चल दिए। कृष्ण कर्ण से निवेदन करते हैं कि भीष्म और द्रोण को वो कृष्ण का उद्देश्य बता दें या कृष्ण की मंशा बता दें कि युद्ध की तैयारी कर लें, क्योंकि 7 दिन के अंदर युद्ध की तैयारी कर लें। ऐसा वो कर्ण को बोलते हैं कि आप भीष्म और द्रोण को मेरी मंशा बता दीजिए कि आप युद्ध की तैयारी कर लो 16 अक्टूबर के आसपास के लिए। इसके साथ ही बहुत सारे और भी ऐसे युद्ध के आरंभ होने के पहले बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि विरोधाभासी भी हैं, जो कि 7 दिन का जो समय अंतराल पिछले दिया है कृष्ण कर्ण की मीटिंग मुलाकात का या उनके मिलन का,
उसके विरोध में भी जाती हैं। जैसे कि पहला, बलराम की जो मुलाकात होती है पांडव और कृष्ण से, जो भी कृष्ण हस्तिनापुर से लौटते हैं और उसके बाद 42 दिन तक वो युद्ध में चले जाते हैं। दूसरा, कृष्ण जो है ये कुरुक्षेत्र छोड़ते हैं और जबकि पांडवों के साथ पुष्य पे और दोनों जो सेनाएं हैं वो कुरुक्षेत्र को माघ के दिन मिलती है। तीसरा, बलराम सरस्वती या मतलब पांडवों का जो शिविर है उससे अनुराधा, श्रवण और पुष्य इनके समय सरस्वती तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। चौथा, बलराम अपनी तीर्थ यात्रा जो है या अनुराधा, श्रवण या पुष्य के समय शुरू करते हैं। पांचवा, 7 दिन जो है ये बहुत कम समय है। इतने बड़े, ये प्रमुख बात कह रहे हैं कि इतने बड़े युद्ध के संरचना के लिए, इतने बड़े युद्ध की तैयारियों के लिए 7 दिन बहुत ही कम समय है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी युद्ध भूमि तैयार करना, अपने निवास के लिए टेंट वगैरह तैयार करना, फिर वो व्यूह रचना बनाना और सब तरह से मतलब बहुत पूरी सेना की लेके जाना, शस्त्र और सब अस्त्र शस्त्र लेके जाना, ये बहुत ही कम दिखता है ये समय 7 दिन का। इसलिए ये लगता नहीं है कि मतलब ये एक प्रमुख विषय लेखक उठाते हैं कि ये बहुत ही कम समय है कि मंत्रणा करना, फिर उसके लिए अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग व्यूह रचना का करना, उन सबका राजाओं का एक जगह इकट्ठा होना, ये बहुत ही कम समय लगता है। ये इस प्रमुख बात जो उभर के आती है। इसके बाद बिल्कुल बिंदुवार तरीके से लेखक ये सिद्ध करते हैं कि ये संभव ही नहीं है, मतलब तिथियों के हिसाब से भी और समय की संरचना के हिसाब से, और जितना कम समय मिला 7 दिन का, उन सब के हिसाब से लेखक ये सिद्ध करते हैं कि ये जो तिथि है 7 दिन का अंतराल बिल्कुल असंभव है। और फिर उसके बाद में मतलब वो विभिन्न तरीक़ों से करीब 3-4 पेज ये बात करते हैं। और फिर वो अपने 44 पे जो प्रयोग है उसमें वो बहुत ही एक नई बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस बीच 1 महीना और है, कृष्ण अर्जुन का जो संवाद हुआ था और युद्ध का जो प्रथम दिन था उसके बीच में एक पूरा महीना बीच में और है, इसकी वो चर्चा करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मेरे अध्ययन में भी ये बात पहली बार आई है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेखक कहते हैं कि कृष्ण ने जो है उपालय छोड़ा, मतलब मेरे प्रस्ताव के हिसाब से उन्होंने छोड़ा 31 अगस्त 5661। वो सन में बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो 5561 वो तो फिक्स हो चुका है। तो 31 अगस्त को कृष्ण वहाँ से निकले, उपालय से छोड़े, हस्तिनापुर पहुँचे। 2 और 3 सितंबर को वो विदुर के यहाँ पे रहे। दुर्योधन ने अपने जो साथी राजा थे, उनके पक्ष के जो राजा थे, उनको बोला कि तुम कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करो 7-8 सितंबर को जो कि पुष्य का दिन था। कृष्ण कर्ण जो संवाद है ये 9-10 सितंबर को हुआ होगा, कुछ 7-8 दिन पहले, जबकि शुक्र अमावस्या के 7-8 दिन पहले की ये बात होगी। अब युद्ध क्षेत्र की तैयारियां जो है वो शुरू हुई 17-18 सितंबर से, और जो कि अमावस्या का दिवस था उस दिन युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। मतलब दोनों तरह की सेनाएं ने पहुंचना, अपने सामान आयुध बनाना, ये करना वो करना। और बलराम जो है वो पांडवों के जो शिविर था उसमें 7 से 17 सितंबर के बीच में कभी आए और पांडवों के शिविर को छोड़ के 17 सितंबर को अपनी सरस्वती तीर्थ यात्रा के लिए 21 सितंबर को प्रस्थान किए, जो कि श्रवण नक्षत्र का समय था। बाद में समस्त यात्रा पूरी करके बलराम जो युद्ध का अंतिम दिवस था 2 नवंबर को वापिस आए, जो कि पुष्य नक्षत्र का दिवस था। और इस तरह से 21 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक अर्थात 42 दिन का समय इनको मिला, जिस कारण वो पूरी यात्रा कर पाए। ये एक लेखक ने एक नया महीना बीच में ऐसा सोचा है कि 1 महीना पूरा बीच में होना चाहिए। जितना बड़ा ये घटनाक्रम था, जितना बड़ा ये युद्ध था, उसकी तैयारियों के लिए। और बलराम जो गए तो सरस्वती के मतलब वो इतनी दूर हस्तिनापुर से गए, सरस्वती यात्रा पे पूरी सरस्वती की उन्होंने यात्रा की आए, तो उन सब को गिन के इन्होंने इस तरह से एक सोचा है कि 1 महीना इसमें होना चाहिए। अब वो विशेष तौर से कहते हैं कि ये मेरा मानना है या ये मेरा मत है, लेकिन इसका कोई ऐसा प्रमाण महाभारत में से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब जो लेखक है वो निवेदन कर रहे हैं, जो पाठक है उनसे, वो जो शोधकर्ता है उनसे,
कि आप इसको स्टडी कीजिए, मतलब आप भी इस मेरे मुद्दे को सोचिए कि इतना महान युद्ध, इतना बड़ी तैयारी 7 दिन के अंदर तो संभव ही नहीं है। तो 1 महीने का समय वैसे एक ये भी कम है, इतना बड़ा, इतने राजाओं को इकट्ठा करना उस समय, जबकि कुछ संचार के माध्यम नहीं थे, कुछ नहीं था, आने जाने के लिए भी कोई ऐसे रास्ते बने हुए नहीं थे। उस मान से भी 1 महीना का समय भी कम है, लेकिन फिर भी 1 महीना बीच में क्रिएट करने से बहुत संभावनाएं बन गई हैं, ऐसा लेखक का बहुत स्पष्ट मत है। इसके बाद में जो उनका अगला एक्सपेरिमेंट है, उसमें लेखक बहुत विस्तार से मतलब कुछ महाभारत का एक विशिष्ट शब्द है, युज्यते विरुद्ध योज्यन्ते, मतलब उसमें जो श्लोक आता है संस्कृत में, महाभारत में श्लोक आता है, उसकी व्याख्या से जो फर्क पड़ रहा है उस पर उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि जो कृष्णा स्टेटमेंट, मतलब जो कृष्ण जो युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो तो योजनते एक शब्द है, योजनते मतलब कि युद्ध की तैयारी करना, प्लानिंग करना। और कुछ जो दूसरे विद्वान हैं वो समझ रहे हैं कि मतलब युद्ध में घुस जाना। तो युद्ध की प्लानिंग, मतलब लेखक जो विचार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको, इस शब्द को युद्ध की तैयारी माना जाएगा। तो फिर आपको 1 महीने का समय है कि आप युद्ध की तैयारी करो, ये करो। और अगर आप ये मान रहे हो कि युद्ध की मतलब हथियार मांझना है या हथियार लेके खड़े हो जाना है, तो फिर आपको फिर 7 दिन का समय मिलता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। मैं सभी पाठकों से, सभी श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि अगर आपको वाकई अध्ययन करना है, आपके पास समय है और आपके पास सब्र है, और अगर आपके पास इतनी हिम्मत भी कह सकता हूँ अगर है, तो आप थोड़ा इसका मूल ग्रंथ का अध्ययन करें अंग्रेजी का, और उसको देखें कि एक विस्तार से काम करना क्या होता है और कितने विस्तार में कोई काम कर सकता है। ये बहुत ही, मैं स्तब्ध हूँ इस सब को पढ़ के। और फिर एक बार वो सब ग्रह नक्षत्रों की विस्तार से लिखते हैं कि कौन सा नक्षत्र कितने घंटे कितने मिनट था, और बहुत विस्तार से इसको लिखते हैं। फिर कृष्ण जी के रेवती नक्षत्र में निकलने का, वहाँ से उपालय छोड़ने का उसमें वर्णन है। फिर बलराम पांडवों के शिविर में आते हैं, उसका ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये इसको कह रहे हैं कि वो एक धारणा लेते हैं, भाई ये घटना हुई, और फिर उसको ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में वो उसको एक मान स्थापित करते हैं कि ऐसी हुई, या ये कहते हैं भाई कि ये घटनाक्रम को उसका कोई आधार नहीं है इसलिए ये नहीं हुई। इस तरह से बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने पूरी कथा लिखी है, पूरी वर्णन की है। फिर इसके बाद में युधिष्ठिर की जो सीक्रेट मीटिंग थी, जो युधिष्ठिर ने बलराम और रुक्मी के जाने के गमन के पश्चात पांडवों ने जो एक गुप्त मीटिंग की थी अपने पक्ष के राजाओं के साथ, और युद्ध की जो पृष्ठभूमि और युद्ध की जो रणनीति उन्होंने बनाई उसके बारे में, उसका उन्होंने किया है। हालांकि अब लेखक इसमें कहते हैं कि इसमें हालांकि कोई बहुत विशिष्ट तौर पे इसका वो नहीं है, उसका जिक्र नहीं है या उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि 30 सितंबर के आसपास ही वाली मीटिंग हुई थी। और मेरे सारे जो है ये इस पे आधारित है कि चंद्रमा की जो उस समय आकाश में स्थिति थी उस पर आधारित है। इसलिए मैं मानता हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि उलूका जो है ये पांडव के जो शिविर में आए थे वो करीब करीब इसी समय पे आए थे। और सीक्रेट जो गुप्त मीटिंग हुई थी उसके बाद पांडव और कौरव ये सब अपने स्थानों पे, क्षमा चाहता हूँ। और उलूका की जो मीटिंग हुई थी पांडवों से, जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी, और वो उसके बाद वो कौरव के जो शिविर है उसमें 4 अक्टूबर को लौट गए। और दोनों जो सेना हैं ये उलूका के जाते से ही, ये उलूका के कौरव के शिविर में जाते से ही दोनों सेनाएं अपनी अपनी तरफ से युद्ध स्थल की ओर निकल पड़ी, और दोनों सेना युद्ध स्थल पे पुष्य के दिन गई। ऐसे फिर एक बार अलग अलग चीज़ों का वर्णन है। अब जो प्रमुख बात ये लिखते हैं वो कृष्ण निर्वाण के बारे में लिखते हैं कि कृष्ण जी का निर्वाण जो हुआ था उसके बारे में एक विस्तार से इन्होंने लिखा है, तो उसकी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। कृष्ण निर्वाण का मैंने इस अध्याय में इसलिए उसको शामिल किया या उसको लिया है क्योंकि कृष्ण निर्वाण जो है ये ग्रहण से संबंधित है और इसको महाभारत की काफ़ी तुलना की जाती है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है कि इसका कोई महत्व है, और मेरे मान्यता के हिसाब से कई जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस जरा से बात को बहुत तूल दिया है जितनी इसका आवश्यकता नहीं थी। अन्य जो पुराने ग्रंथ मिलते हैं उनमें संदर्भ आता है कि जो कॉमेट है या जो
धूमकेतु है, हेली कॉमेट विशेष तौर पे, उसका वो महाभारत युद्ध के पहले भी दिखा था, उसके बाद में भी दिखे थे, कृष्ण निर्वाण के बाद भी दिखे थे, और इनका बहुत महत्व है महाभारत के समय काल निर्धारण में। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में वचन दिया था कि मैं मेरे सारी घटनाएं, सारी चर्चाएं सिर्फ महाभारत के मूल ग्रंथ में जो लिखी है उसके पे ही रखूंगा, इसलिए ये और ये बाहर के जो ग्रंथ हैं ये और दूसरे विद्वानों के संदर्भ मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि वो महाभारत के ग्रंथ के बाहर हैं। कृष्ण जो है वो 36 साल, महाभारत युद्ध समाप्ति के 36 साल पश्चात उनका निर्वाण हुआ था। और महाभारत में ये जो मतलब महाभारत में इनमें तुलना ये है कि सूर्य ग्रहण उस समय भी हुआ था, और जो उनके निधन के समय जो स्थितियां थी वो करीब करीब महाभारत के युद्ध के समय की स्थितियां थी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में किसी भी दिए हुए साल में 2 बार सूर्यग्रहण होता ही है, इसलिए मुझे उसमें कोई विशिष्ट बात नहीं लगी। लेकिन चूंकि अन्य लोगों ने उसको बहुत महत्व दिया है, इसलिए उसका एक छोटा सा मैंने चर्चा की है। निष्कर्ष, विभिन्न विद्वानों ने महाभारत को जो समय दिया है उसमें अमावस्या को महाभारत युद्ध का पहला दिवस माना है, और कार्तिक अमावस्या विशेष तौर पे युद्ध का प्रथम दिन था। इस बात को मानने के लिए मैंने भी 4 अलग अलग विभिन्न प्रयास देखे हैं और मैं उनसे सहमत हूँ। 18वां दिन जो युद्ध का था वो 16 अक्टूबर को अगर हम मानते हैं तो 16 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 5561 बिफोर क्राइस्ट, ये वर्तक ने युद्ध की सीमा रेखा या युद्ध की टाइमलाइन दी है, और जिससे मैं भी सहमत हूँ। और इसके विरुद्ध मुझे कोई भी प्रमाण नहीं मिला, या इसको ये एक कपोलकल्पित है ये सिद्ध करने का कोई भी अपने पास ऐसा वैदिक कारण नहीं है, और इसलिए इस टाइमलाइंस को मैं भी मानता हूँ। और कोई भी ऐसा महाभारत के कालीन जो भी महाभारत के अंदर जितने ग्रहों की स्थिति है और वर्णन है, वो कोई भी स्थिति से इसके विरोध में नहीं आती है या इसको गलत सिद्ध नहीं करती है, इसलिए इसको मैं मानता हूँ। और महाभारत के जो कृष्ण निर्वाण के बारे में जो वर्णन है उससे ये सिद्ध होता है कि वॉयेजर 4.5 जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उससे भी ये सिद्ध होता है कि कृष्ण जी 5525 BC या 5524 BC, इन दोनों में से एक किसी वर्ष कृष्ण जी का निर्माण हुआ था। मैंने जो एडिशनल मंथ, जो अतिरिक्त महीने की परिकल्पना की है, वो वर्तक कृष्ण और अर्जुन इनकी जो मीटिंग, कृष्ण और कर्ण इनकी जो मीटिंग हुई थी उनके बीच में, और महाभारत के जो प्रथम युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध का प्रथम दिवस, इसके बीच में जो मैंने एक अतिरिक्त महीने की कल्पना की है वो बहुत आवश्यकता है उसकी, क्योंकि मैंने और वो अतिरिक्त महीने की जो कल्पना है वो जो मैंने युद्ध के पहले की जो 11 स्थितियां बताई थी उनमें से 10 को वो वर्णन करता है, अर्थात आधार देता है युद्ध की तैयारी करना, बलराम का इतने बड़ी तीर्थ यात्रा पे जाना और उतना समय लगना और इतना बड़े युद्ध के संचालन करना, सेना इकट्ठा करना, उस सबको वो एक आधार देता है कि वो 11 बातों में से 10 बातें तभी हो सकती थी जब 1 महीने का इतना बड़ा समय मिलता है इतने बड़े काम के लिए। और सिर्फ एकमात्र चीज़ है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है कि श्रवण नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र जो बलराम की चर्चा का विषय है, तो इस बारे में लेखक लिखते हैं और फिर सबको बोलते हैं कि अब 9वां चैप्टर जो है उसमें मैं इस बारे में विस्तार से बात करूंगा और 6 और बातें ऐसी लिखूंगा जो कि मेरी स्वयं की जो प्रस्तावित सीमा रेखा है उसको कंट्राडिक्ट करती है या उसके परस्पर विरोधी बातें करती है। इस तरह से लेखक ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और मैं सभी शुद्धि पाठकों, सभी श्रोताओं से और पुस्तक को भी जो मेरी हिंदी की पढ़ेंगे उनसे निवेदन करूंगा कि आप मूल ग्रंथ जरूर पढ़िए। थोड़ा समय लगेगा, अगर आपको वाकई गंभीरता से काम करना है तो आप उसको जरूर पढ़िए। वो ओरिजिनल है और ये मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी सीमाएं हैं अपनी, तो आप उसको जरूर पढ़िए, तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। नमस्कार।